आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मोदी राज में बीत गया है 1 साल, हुए हैं कुछ कमाल या फिर जनता के मन में आ रहे हैं ढेर सारे सवाल। यही जानने के लिए हम सेंट्रल पार्क कनॉट प्लेस दिल्ली पहुंचे हैं। सबसे पहले तो तालियों से अपना स्वागत कर लीजिए आप लोग। दिल्ली की जनता आज सीधे बात करेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, लेगी हिसाब और पूछेगी कि जो सपने दिखाए गए थे अच्छे दिन के वो क्या पूरे हुए हैं। लेकिन हमारे साथ कई खास मेहमान पहुंच चुके हैं और सोमनाथ भारती जी आए हैं, तो 100 दिनों का हिसाब भी लगे हाथ ले लेंगे। तालियों से स्वागत कीजिए सोमनाथ भारती जी हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के नेता। बेहद खास मेहमान तारिक अनवर साहब हमारे साथ, एनसीपी के नेता सांसद है। तालियों से स्वागत कीजिए इनका। कुछ ही देर में विजय गोयल हमारे साथ आएंगे। अब देखिए यही दिक्कत है, जिस ट्रैफिक का सामना हम और आप रोज करते हैं, शायद उसी ट्रैफिक में आज नेताजी फंसे हुए हैं। विजय गोयल साहब को पहुंचना है यहाँ पर, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भी और इसी के साथ केसी त्यागी जेडीयू के सांसद को भी। इन सबसे चर्चा करेंगे, लेकिन अच्छे दिनों की शुरुआत चूंकि जनता के हिसाब से होनी है, तो सबसे पहले आप लोगों से एक सवाल, कितने लोग ये मानते हैं कि अच्छे दिन आ रहे हैं, आ गए हैं, आ रहे हैं? हाथ उठाइए। चलिए टॉप शॉट से दिख जाएगा, ऊपर से दिख जाएगा कितने लोग दिखाई दे रहे हैं। 100 दिन जो अरविंद केजरीवाल के हैं उसमें कितने लोग पास मार्क देते हैं? यहाँ पर भी हिसाब। चलिए कुछ चूंकि मेहमान अब केसी त्यागी जी हमारे साथ आ गए, तो तालियों से इनका स्वागत कीजिए। जेडीयू के सांसद विजय गोयल साहब का इंतजार है। उससे पहले 1-2 सवाल मैं आपसे और पूछ लूं। दिल्ली में एक सेकंड, दिल्ली में महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा था। क्या आपको लगता है महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ ठोस कदम उठाए गए हैं? अगर हाँ तो हाथ उठाइए। एक भी हाथ नहीं उठाए। स्वच्छता अभियान, एक सेकंड, ठीक है बात करेंगे। स्वच्छता अभियान एक और बड़ा फ्लैगशिप कार्यक्रम नरेंद्र मोदी की सरकार का। आपको लगता है कि स्वच्छता जिस तरह से दिल्ली में होनी चाहिए थी उसमें हम आगे बढ़े हैं? हाथ उठाइए कितने लोग। चलिए ठीक है, तो शुरुआत आपसे मैं केसी त्यागी जी करना चाहती हूँ, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का जिक्र आता है तो अब तो आपके साथी वो रहे नहीं, अब तो दुश्मन बन गए हैं। बिहार में भी मुकाबला होना है, क्या कहेंगे इसे 1 साल पर मोदी सरकार की? देखिए, हमने शुरू में कहा था कि सरकार को कम से कम सर माइक उठा लीजिए, माइक सर, माइक। 1 साल का मौका सरकार को देना चाहिए। वो गलत काम करेंगे, चूंकि लोकतंत्र के 2 पहिए हैं, पक्ष और प्रतिपक्ष। अगर प्रतिपक्ष मजबूत नहीं होगा तो जो दूसरा पहिया है वो धंस जाएगा, फिर निकलना उसका लोकतंत्र में आसान नहीं होगा, जैसे आपातकाल में हो गया था। तो हम मजबूत विपक्ष की और कारगर भूमिका निभाएंगे। 1 साल आज हुआ है। हाँ। एक तो सबसे बड़ी शिकायत जो हम लोगों की है, खासतौर से हमारे संगठन की, उन्होंने जो सबसे बेमेल काम किया है वो है जम्मू कश्मीर में सरकार का बनाना। अच्छा। जिन उद्देश्यों के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कुर्बान हुए थे कि एक विधान, एक संविधान, एक झंडा, उसके लिए कुर्बान हुए थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था हम अकेले सरकार बनाएंगे। और आप लालू साहब से चारा घोटाले हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, ठीक, बिल्कुल सही है। उस पे भी और आप चारा घोटाले वाले लालू जी से ऐसा है कि लालू जी पाकिस्तानी झंडे नहीं लहरा रहे, माफ पूरा पैमाना है ना सर, वहाँ पाकिस्तान के झंडे नहीं लहर रहे हैं। वहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के नागरिक हैं और पासपोर्ट हमको हिंदुस्तान का चाहिए। लालू जी उसके लिए अप्लाई नहीं कर रहे, मतलब दोनों को मिलाइए मत। ठीक है, भ्रष्टाचार से समझौता में कोई दिक्कत नहीं है जेडीयू को? नहीं, जब पीडीपी का और भाजपा का गठबंधन हो सकता है, ठीक है, जो वैली के लोग झंडे फहरा रहे हैं, जब उनके साथ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, तो लालू यादव तो हमारे खून के हैं, हमारे देश के हैं। तारिक अनवर साहब आपके पास आते हुए, किसान के मुद्दे पर आप लोग घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आंकड़े निकाले तो पिछले 10 साल में जब आप लोगों का शासन रहा तब भी इतने सारे किसानों ने आत्महत्याएं की थी। क्या मॉरल ग्राउंड है आपके पास? आप किसानों के आगे इतने फेल साबित हुए, आप इन पर हमला कर रहे हैं 1 साल में? नहीं, ये आपका कहना सही है कि उस समय भी किसानों के सामने कठिनाइयां थी, समस्याएं थी, आत्महत्याएं हो रही थी, लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी या उनके तमाम सहयोगी ये कह रहे थे कि अगर उनको शासन मिलेगा, उनको हुकूमत करने का मौका मिलेगा, तो वो स्थिति को बदलेंगे, और ये लोगों को उम्मीद थी कि वो बदलेंगे। लेकिन अब 1 साल हो गया, और 1 साल के बाद आज जो हम लोग भूमि अधिग्रहण की बात कर रहे हैं, 2013 में
उसमें जो हम लोगों ने किसानों को जो अधिकार दिया, वो अधिकार आज छीनने की कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि यही भारतीय जनता पार्टी ने उस समय उस बिल को पास करने में सहयोग दिया था, अपना समर्थन दिया था, और सबके समर्थन से, सबके सहयोग से वो भूमि अधिग्रहण बिल पास हुआ था। आप लोगों की पार्टी के यूपीए के उन मुख्यमंत्रियों का क्या, जिन्होंने कहा कि इस ऑर्डिनेंस को बदलिए सर, इस बिल को बदलिए, जल्दी जल्दी भूमि अधिग्रहण कराइए, उन मुख्यमंत्रियों का क्या, जो यूपीए के ही है, कांग्रेस के हैं, एनसीपी? देखिए, किसी की व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन जहां तक पार्टी का सवाल है, स्टैंडिंग कमेटी का सवाल है, मुख्यमंत्री व्यक्तिगत राय लेता है? नहीं, बिल्कुल वो अपने राज्य के हिसाब, वो नहीं, मुख्यमंत्री अपने राज्य के हिसाब से देता है, लेकिन हमको पूरे देश को सामने रखकर वो बिल पास करना था, और उसी हिसाब से हम लोगों ने स्टैंडिंग कमेटी का जो रिकमेंडेशन था उसको हम लोगों ने माना, भारतीय जनता पार्टी का जो संशोधन था उसको भी हमने माना, और मानकर हम लोगों ने एक सहमति बनाई थी, और आज उसको समाप्त करने की कोशिश हो रही है। और इसीलिए आज जो देश में किसानों में एक बेचैनी है, वो इसी वजह से। विजय गोयल जी से इस बेचैनी पर सवाल करेंगे। सोमनाथ भारती जी, पहले नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे या 100 दिन के अपने बखान करेंगे? मैंने ऑप्शन दे दिया आपको। अंजना जी, ये आपने जो मुझे ब्रीफ मिली थी कि 100 दिन का आम आदमी पार्टी की बात करेंगे आज, 100 दिन पे ही बात करेंगे, लेकिन जो चारों तरफ मुझे सर आपसे 100 दिन पे ही बात करेंगे। जो आदमकद मुझे यहाँ मूर्तियां दिख रही चारों तरफ, नरेंद्र मोदी जी की, बिल्कुल आपने यहाँ पे जो व्याख्यान करने का ठान रखा है, और मान लीजिए कि वो कहीं वो आपसे नाराज ना हो जाए, क्योंकि वो अपने आप को जनसेवक कहते हैं, तो राजा की तरह दिखा रहे हैं उनको आप। सोमनाथ जी, और ये और ऐसा कोई फील्ड नहीं है। एक सेकंड, आजकल नरेंद्र मोदी क्या है? नहीं, वो जिस तरह से जवाब दीजिए भाई, जो आपने प्रधानमंत्री है साहब, नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं अपने आप को, हो सकता है, हमारे लिए महत्वपूर्ण, हो सकता है अंजना जी, हो सकता है ऐसा, हो सकता है, हो सकता है, सवाल जवाब करें। हो सकता है कि हो सकता है कि आप उनके अंतरतम को दिखा रहे हो कि भाई वो असली में अपने आप को राजा मानते हैं, लेकिन वो कहते फिरते हैं कि वो जनसेवक हैं। यही दिक्कत है आपकी, ये टकराव। अब ये अब सुन लीजिए, अब सुनिए साहब, दिल्ली की, अब सुनिए, जो आप नहीं कर सकते थे, पहले जो आप सब्सिडी से कर सकते थे, कर दिया। एक सेकंड, क्योंकि अब आपने, अंजना जी, चूंकि आपने मुझे 1 साल की मोदी सरकार की बात कही, बिजली पानी, मैं कह देता हूं पहले उनके बारे में, फिर अपने बारे में कह दूंगा, ठीक है? आप देख, कोई भी मुद्दा हो, चाहे उनकी कटिबद्धता रही देशभक्ति के प्रति कि भाई हम बहुत बड़े देशभक्त हैं, हम पैट्रियट हैं, और वहां जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान अलगाववादियों के साथ मिलकर सरकार बनाया। आप चाइना की उनकी विजिट देखिए, चाइना में गए, उस वक्त चाइना की सरकार भारत माता की जो तस्वीर थी उसको अंग भंग करके दिखा रही थी। कितनी बड़ी शर्मनाक बात है। आप ये देखें, और यही वो 15 लाख, भाई कितने लोगों को 15 लाख रुपए आ गए अकाउंट में? किसी के नहीं आए। फिर देखें, उन्होंने कहा कि दिल्ली का स्टेटहुड मिलेगा, आज कह रहे हैं कि भाई वो स्टेटहुड की बात खत्म। एक सेकेंड, वाईफाई कब मिलेगा? ये कनाट मिले, हम बता रहे हैं। फिर आप देखिए कि राम मंदिर बनाएंगे, फिर आप देखिए बुलेट ट्रेन आएगा, फिर कहा FDI रिटेल में नहीं आएगा। एक भी ऐसी बात नहीं है, एक भी ऐसी बात नहीं है जिसमें कि वो खरे उतरे हों। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, अगर आप भाई ने पूछा वाईफाई के बारे में, हमने 1 साल में हमने कह दिया, 1 साल कैमरे के लिए बोला था कि 7 दिन में हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन कब करोगे? अब आप करोगे कब ये? अरे भाई, एक सेकंड, अरे भाई, कहीं भी मोदी के लिए आप ये बोल रहे थे कि कब करोगे? आपने क्या किया अभी तक? आपने क्या किया? 15 लाख करने वाले। अरे भाई, मोदी जी ने बकायदा अपने भाषणों में कहा था कि 100 दिन के अंदर, 100 दिन के अंदर अगर नहीं लाऊंगा, 100 दिन के अंदर अगर नहीं लाऊंगा 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में, तो मुझे फांसी चढ़ा देना। और हमने ये बात कही बार बार कि दिल्ली के अंदर ये जो CCTV कैमरे भी लगेंगे, और हमारे CCTV कैमरे भी लगेंगे, और ये जो कह रहे थे भाई मेरे वाईफाई भी लगेगा, हमने पूरी की पूरी प्लानिंग कर रखी है। अच्छा। और ये बहुत 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 जल्द, चूंकि मेरा तो सिर्फ 100 दिन
हाँ। पूरे का पूरे, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा जो है हाँ। और वाईफाई जो है वो एक साथ ही बहुत बड़ा पॉलिसी वाला मैटर है। लेकिन उसके अलावा आप देखें, चाहे 50% बिजली का दाम आधे करने का मामला हो है ना, सब्सिडी से या दिया है। 20,000, कौन सब्सिडी का पैसा किसका? पहली बार अंजना जी किसी ने हिम्मत दिखाई कि सीएजी ऑडिट हो। सीएजी ऑडिट ठीक है, इन कंपनियों के खिलाफ पहली बार किसी सरकार ने हिम्मत दिखाई। चलिए ठीक है, मुझे विजय गोयल जी के पास जानिए। और जब जेल जाने की नौबत आएगी तो सबको भेजेंगे, चिंता मत करिए, अपने मन में बांध के रखिए, भेजेंगे। कुछ दिन और काट लो बाहर। अभी विजय गोयल जी, अच्छे दिन का वादा, इस एक साल में कहाँ पहुंचे हैं आप लोग? सर माइक उठाना पड़ेगा प्लीज जी। ये अच्छा है, आप वाले बीजेपी की मदद कर रहे हैं। भाई हमने आपके लिए सहायता कर दिया। अच्छा, आपने मुझे कहा था, मैंने उनका सहायता की। आप ये सहायता दिल्ली सरकार को चलाने के लिए केंद्र सरकार से लेते रहेंगे तो अच्छी सरकार चलेगी अरे आपकी। भाई, अगर आप दे दें तब तो, अगर आप देखिए, मोदी जी की सरकार को इस देश की जनता ने 5 साल के लिए चुना था जी, और वो इसलिए चुना था कि 10 साल की कांग्रेस की सरकार में जो भ्रष्टाचार था, क्या बात। जो महंगाई थी, उसको दूर करने के लिए, और मोदी जी ने वायदे भी किए थे। और मैं आज का आपको गर्व से कह सकता हूं कि 1 साल कोई ज्यादा नहीं होता, क्योंकि ये सरकार 5 साल के लिए चुनी गई थी, पर 1 साल के अंदर भ्रष्टाचार को उन्होंने बिल्कुल जड़ से मिटा दिया। इस बात की सब लोग सराहना करते हैं। ये इसमें अभी मेरे साथ नहीं, इसके अंदर अभी मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था ना सोमनाथ जी, इसके आप- नहीं, आप- बोलिए, नहीं, नहीं, बोलिए, आप- सर, मैं भी बोलिए। आपके बीच में नहीं बोल रहा था जी। भाई देखिए, जनता कह रही है, अभी झूठ बोल मेरे रहे साथ एक चैनल वाले चांदनी जनता चौक के कह रही अंदर है, झूठ बोल रहे गए, हैं। मैं आऊंगी आप लोग। उन्होंने पूछा इस बात के लिए, एक बार बोलिए। रास्ते में लोगों से उन्होंने पूछा कि आप मोदी सरकार के बारे में क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार 1 साल में अच्छे काम कर रही है और इसको समय दिया जाना चाहिए जी। और सबसे बड़ा काम जो मोदी सरकार ने किया वो किया, निराशा को खत्म किया, भ्रष्टाचार को समाप्त किया, महंगाई को कम किया, गरीबों के लिए योजनाओं को शुरू किया। और आज कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इनका जवाब चाहे वो कंस्ट्रक्शन का सेक्टर हो, मोनोलॉग और के लिए चाहे वो बोला है। सोशल सेक्टर हो, हर सेक्टर के इनको अंदर थोड़ा अगर जवाब आप दे नेट दें। पे जाएंगे तो देखेंगे इस देश ने ग्रोथ ही ग्रोथ की है, विकास ही विकास किया है। इसलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं ये कि मोदी जी की सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया अंजना है। जी, इनके लिए चाहे वो थोड़ा गरीब जवाब, है, इतना चाहे वो मौका नहीं। मजदूर है, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, और चाहे वो मिडिल क्लास है। रट के आए। चीफ विजिलेंस कमिश्नर आज भी अपॉइंट नहीं हुआ, 1 साल निकल चीफ चुका है। विजिलेंस कमिश्नर केवल सरकार को नहीं करना, उसमें अपोजिशन के भी आपने लीडर बैठे अपोजिशन हुए हैं। बनाया कहाँ? और देखिए सोमनाथ जी, अगर आपको आपने बोलना है तो अपोजिशन बोलिए। बनाया कहाँ? आपने क्या किया? आपने डर के मारे अपोजिशन ही नहीं बनाया। जो लोग अब तो सिर्फ आपके ऊपर है। इनको चुप कराएंगे या ऐसे ही बोलेंगे ये? अब मुझे आप तो सिर्फ आपके बताइए। ऊपर चुप है। कराएंगे ऐसे ही बोलेंगे ये? आप झूठ बोलेंगे तो काटेंगे आपको। जो लोग हमसे चीफ कमिश्नर की बात सच तो करते हैं बोलेंगे। उनसे पूछ लो लोकपाल कहाँ बनाया इन्होंने, भाई, आपका जिसके एक ऊपर साल है। 49 दिन की सरकार कर दी। आप लोकपाल एक साल कहाँ से है? बैठे हुए हैं। लोकायुक्त कहाँ है? चलिए ठीक अरे है, आप 1 साल में जो नहीं कर पाए, दीपेंद्र हुड्डा जी, अब आप CBC बीच में भी आ गए गायब है, हैं, CIC भी गायब है। दीपेंद्र हुड्डा जी, युवा दोनों के दोनों चेहरा गायब हैं। राहुल गांधी जिस तरह से आक्रामक हुए हैं अपने 59 दिन की छुट्टी के बाद, और वो अब किसान के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। माइक काम कर रहा होगा, आप बोलेंगे तो आवाज आ जाएगी। सवाल ये है कि आपको कौन सी ऐसी सबसे बड़ी कमी दिखती है? किसान का एक मुद्दा जरूर है, लेकिन कैसे आप घेर पाएंगे और कैसे मोदी सरकार पर 1 साल में आप कह सकते हैं कि विफल रही है, आगे नहीं बढ़ पाई है अच्छे दिन की तरफ? देखिए तर्क और दलील के साथ। देखिए, किसी भी सरकार का कार्यकाल को अगर आपको आकलन करना हो हाँ, तो उसकी पृष्ठभूमि जाना पड़ता है, किस तरह के वायदे किए गए, किस तरह का बहुमत मिला, बहुत बड़ा बहुमत मिला, बहुत से वायदे किए गए, बहुत सी आशाएं लोगों की इस सरकार से जगी और हर वर्ग के लिए वायदे किए गए। ये बात सही है, बहुत सी काला धन को लेके 15 लाख को लेके 100 दिन में आ जाएंगे। किसान के लिए स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हो जाएगी, जिसमें 50% किसान को फसल पे मुनाफा दिया जाएगा, उसके फसल के भाव बढ़ेंगे। एक्स सर्विसमैन के लिए 1 रैंक 1 पेंशन लागू हो जाएगी। तो बहुत से वायदे किए गए जो हम समझते हैं मूलतः सैद्धांतिक रूप से इस सरकार में हमारे आकलन में कमी रही है 1 साल में। वो इनकी प्रायोरिटीज कहीं ना कहीं सही नहीं दिखाई दे रही हमें। ठीक है। एक तरफ
तो कॉरपोरेट सेक्टर को 5% का टैक्स में राहत दिया गया, जो वायदा नहीं था मगर दिया। 2.5 लाख करोड़ का कॉरपोरेट को टैक्स के अंदर राहत दिया गया। किसान के लिए स्वामीनाथन कमेटी का वायदा था, उसको लागू करने के लिए 50,000 करोड़ की आवश्यकता है, मगर वो उसके बारे में कोई जिक्र नहीं। 1 रैंक 1 पेंशन के लिए 10,000 करोड़ सैनिकों के नाम पे वोट मांगे गए इस देश में। हमारे देश में ये कहा गया कि पाकिस्तान बिल में घुस जाएगा, गोलीबारी सेना के अंदर जो सीमाओं में हो रही है वो थम जाएगी, तो सैनिकों के नाम पे वोट मांगी गई। मैं अपने बात को पूरा करता हूँ। उसके लिए केवल 10,000 करोड़ की आवश्यकता थी। कॉरपोरेट को बिना मांगे, बिना किसी से वायदा किए 2.5 लाख करोड़ की छूट कॉरपोरेट सेक्टर को दी गई, मगर किसान के लिए 50,000 करोड़ और सैनिकों के लिए 10,000 करोड़ इन्होंने नहीं निकाला। ये हमें प्रायोरिटीज में कमी दिखती है। इसी तरीके से पहली बार सोशल सेक्टर में 1,75,000 करोड़ की कटौती हुई, चाहे वो SC सब प्लान है, चाहे ST सब प्लान है, चाहे नरेगा है, चाहे फूड सिक्योरिटी की योजना है जो गरीब आदमी के लिए बहुत सी महत्वपूर्ण योजना थी, शिक्षा का बजट, चाहे स्वास्थ्य का बजट, इन सभी। तो हमें ऐसा लगता है कि सरकार की जो प्रायोरिटीज हैं, ये इस बात को लेकर हमारी आपत्ति है। और जहां तक एग्रीकल्चर सेक्टर की बात है, किसान की बात है, वो मैं अलग से दोबारा से आप अगर मौका देंगे तो उसमें खुल के मैं बात करूंगा, मगर ये नहीं, सैनिकों के नहीं, आप कॉर्पोरेट जगत की मदद कर रहे हैं। एक बात समझ लीजिए बात को, मैं इनके सारे उत्तर देने को तैयार हूँ। जो काम ये हमको करने के लिए कह रहे हैं, वो काम इन्होंने 10 साल तक क्यों नहीं किया, ये मैं पूछना चाहता हूँ इनसे भी। दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोला, दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ तक एक रैंक एक पेंशन की बात है, वो हमारी सरकार ने तय कर रखा है। जब इनके राहुल जी को पता चल गया कि इन्होंने तय कर रखा है और उसके लिए 18,000 करोड़ का डिफेंस में प्रावधान भी कर रखा है, तब ये शोर मचा रहे हैं। मैं यहाँ के खड़ा होकर कहता हूँ, एक रैंक एक पेंशन सैनिकों को मिलेगी, जो इन्होंने नहीं दी थी। अब किसानों की बात आ जाइए। पहले किसानों की फसल बर्बाद होती थी, तो जब 50% फसल बर्बाद होती थी तब मुआवजा मिलता था। पहली बार मोदी की सरकार ने ऐसा किया कि अगर 33% भी फसल बर्बाद होती है तो भी उसको मुआवजा दिया जाएगा। ये मोदी की सरकार ने किया। पहले अगर ओलावृष्टि हो जाए और इसके अंदर अनाज नष्ट हो जाए, पहले ओलावृष्टि और अनाज नष्ट हो जाए तो पार्ट पेमेंट मिलती थी, अब उनको फुल पेमेंट मिलती है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो गरीब हो, अगर किसी ने योजनाएं शुरू की हैं तो 60 साल में मोदी की सरकार ने की। चलिए ठीक है, कुछ सवाल है जल्दी, दो लाइन प्लीज। जो गोयल जी ने बताया कि अपराध और भ्रष्टाचार कम हो गया, मैं इनसे जानना चाहता हूं कि संजीव चतुर्वेदी जी जो CBO थे एम्स में, उनको क्यों हटाया गया? क्योंकि वो एक केंद्रीय मंत्री के भ्रष्टाचार का खुलासा कर रहे थे। ये जो कह रहे हैं एंटी करप्शन ब्रांच दिल्ली सरकार का, जून 2014 में केंद्र सरकार ने उनके पर कतरने का प्रयास किया। किसके लिए किया? ये इस तरह से जो करप्शन हटाएंगे, जो करप्शन हटाने के जो बात करते हैं, परिमल राय साहब पर करने में एक सेकंड तो एक सेकंड अब आप कम से कम एक सेकंड मैं पूछ रहा हूँ, आप कुछ मैं अपनी बात तो पूरा कर लूँ, बिना सबूत का मैं अपनी बात तो पूरा कर लूँ, एक सेकंड मैं अपनी बात पूरा कर लूँ। जल्दी कीजिए ना। जून 2014 में इन्होंने जो एंटी करप्शन ब्रांच दिल्ली सरकार के पर कतरने का प्रयास किया, उसकी क्या जरूरत थी? जो 22 साल से परंपरा चली आ रही थी, ये पहली बार सुनने को मिल रहा है कि क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर ये किस सरकार के नौकर हैं उसके बेसिस पे फैसला होगा, भाई आपको हम प्रोसिक्यूट कर सकते हैं कि नहीं। इन्हें कहिएगा बीच में ना बताइए, इन्हें कहिएगा बीच में नहीं बोलेंगे। लेकिन परिमल राय का भी बता दूं, जिनके पक्षधर आप लोग हैं, उन अधिकारी पर भी CBI ने चार्जशीट दाखिल की है। उसको चीफ सेक्रेटरी बनाना चाहते हैं। अगर आप भी ध्यान रखिए, अगर छवि और बिना किसी का सबूत की बात पक्षधर होगी नहीं तो है, दूसरी तरफ से भी होगी। हम किसी का पक्षधर नहीं है। अगर आपको वोट छेड़ना है, अगर आपको वोट छेड़ना है, मोदी जी के बारे में जो भी बात यहाँ हो रही है, ये पूरा देश जानता है कि मोदी जी ने जिस तरीके से देश का नाम, भारत का नाम कितना ऊंचा कर दिया। सवाल है आपके पास? सवाल है। सुमन भारती जी इतनी बड़ी बात यहाँ कर रहे हैं, सोमनाथ भारती जी इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब ये मंत्री दोबारा नहीं बन पाई सरकार के अंदर, तो ये अस्पताल को एडमिट हो गई थी। इससे दिल्ली की जनता का लेना देना नहीं है। सवाल आप पूछिए। क्या बेहुदा सवाल है। आर्टिकल 239A के पैरा 4 में क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर LG और चुनी हुई सरकार के भीतर अगर कोई मतभेद है तो LG उस मुद्दे को
उस टाइम पर राष्ट्रपति के पास लेकर जाएंगे, और अगर उस टाइम पे इमरजेंसी या उस टाइम पे अगर राष्ट्रपति अवेलेबल नहीं है तो ही वो उस मुद्दे पर खुद से फैसला करेंगे। सवाल बताएं। तो अब इस मामले में जो अभी एलजी का चल रहा है, तो उस टाइम पे अब ये उधर क्यों ना जाकर उन्होंने खुद से सारे फैसले क्यों ले लिए, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन खुद से ये कहता है कि एलजी उसमें नेता भी नहीं। दिल्ली में विजय गोयल साहब, आप लोग डोर चला रहे हैं पर्दे के पीछे से डोर खींच रहे हैं आप लोग एलजी के सहारे। देखिए, ये पहली बार नहीं है। पर रखकर बंदूक। दिल्ली के अंदर जब भी पूर्ण राज्य का दर्जा मांगा जाता है किसी भी पार्टी के द्वारा, वो इसलिए मांगा जाता है कि दिल्ली को पूर्ण अधिकार नहीं है। तो ये राजनीति नहीं है, ये संविधान है। और संविधान के अंदर छोड़िए, संविधान के अंदर उपराज्यपाल का कम से कम आदर करना शुरू करिए। मुख्यमंत्री की बिल्कुल अधिकार सीधे सीधे वर्णित हैं, और ये राष्ट्रपति से मिला है, उन्होंने इनको बता दिया है कि राष्ट्रपति का इंतजार करते हैं ना, और इसलिए ये जबरदस्ती इंतजार किए एमएलसी ने पहले से सुना दिया, ब्यूरोक्रेट से टकराते हैं, इंतजार क्यों नहीं कर राष्ट्रपति का? ये विकास नहीं करना चाहते, का इंतजार कर लड़ाई करना चाहते हैं। ये आम आदमी पार्टी की फिरकत है। एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ा। हुड्डा साहब भी आप भी बोलना चाह रहे हैं, लेकिन एक सवाल के साथ हम ब्रेक पर जाते हैं, फौरन लौटेंगे। सवाल पूछिए। विजय जी, आप दिल्ली के हैं, दिल्ली का दर्द महसूस करते होंगे, तो केंद्र की सरकार दिल्ली को पूर्ण राज्य देने के लिए क्या कर रही है? क्योंकि सर्विसेज भी कल के नोटिफिकेशन के द्वारा दिल्ली सरकार से ले लिया जा चुका है। तो आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, मैं आपको सीधा स्पष्ट कर दूं, सर्विसेज पहले से ही केंद्र सरकार के पास था। जो अधिकार पहले एलजी के पास थे वो वही है। ये झगड़ा केंद्र सरकार से नहीं है, ये एलजी का है। और ये कोई बताते हैं यही हो जाएगा, फरवरी 2014 में लज कर रह जाएंगे। माननीय मोदी जी ने ट्वीट करके क्या बोला था? के साथ जा रही हूँ कि ब्रेक के बाद जब लौटे तो नागरिकों के मुद्दे उठाइए। सिर्फ आपस की जो इनकी राजनीति है वो उलझे रहते हैं, और हम भी उसी में उलझ कर 1 घंटा बिता देंगे। तो दिल्ली की जनता आज पूछ रही है सवाल, और उनके तमाम नेता बड़ी पार्टियों के यहाँ पर मौजूद है। कुछ सवालों से शुरुआत करते हैं। केसी त्यागी जी, एक सवाल आपके लिए भी है यहाँ पर, पूछिए। सर, मैं खुद नालंदा से हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप तो मोदी जी पे इतना पूछ रहे हैं कि 100 दिनों में क्या किए हैं, 1 सालों में आपने क्या किए हैं, मगर सर आपकी खुद की जमीन पता नहीं चल रही है कि कहाँ क्या किसमें जाना है। कभी लालू जी की बुराई, कभी नीतीश जी की, फिर कभी जीतन राम मांझी को कमान, कभी खुद मुख्यमंत्री नीतीश जी। मतलब जनता परेशान है, समझ नहीं पा रही। मैं तो अभी नरेंद्र मोदी जी के बारे में एक शब्द कहा नहीं है, तो पता नहीं आपने कहाँ सुन लिया। सर मैं खुद तो शुरू करने वाला हूँ, खुद नालंदा का हूँ, और मैं बता रहा हूँ कि आपके वहाँ के विधायक जो हैं वो खुद आपसे रूठे हुए हैं, और वो दूसरे पार्टी को देख रहे हैं। तो अच्छा काम कर रहे हैं वो। नहीं, दल बदल रहे हैं, ये भी अच्छा काम कर रहे हैं। परेशानी की तो आदत हो गई अब जेडीयू को। कुछ और सवाल लेते हैं, आप पूछिए। अंजना जी। हाँ सर, बोलिए। जो हमारे साथी नालंदा के पूछ रहे हैं, हाँ हाँ, अब से 10 साल पहले नालंदा वासी होना और बिहारी वासी होना कोई बहुत सम्मानजनक बात नहीं थी। आज सारे देश के बिहारी गर्व के साथ कहते हैं कि हम बिहारी हैं, सारे देश के। सोमनाथ भारती जी से लेकर के और बंबई तक, ये नीतीश कुमार का कमाल है जो वहाँ पे विकास का काम हुआ। तो उन्हीं के समर्थन से आपकी सरकार चल रही है, वहाँ आज उन्हीं के समर्थन से आपकी सरकार चल रही है। सरकार इसलिए चल रही है कि उस दिल्ली की जो एक पार्टी की तानाशाही की बनने वाली सरकार है, उसको रोकने के लिए सरकार चल रही है, मजबूत विपक्ष के लिए। सबका भला हो, जो वायदा किया गया था, सुन लीजिए एक मिनट जरा, बाद में आप प्रश्न कीजिएगा। ये वायदा किया गया था, आपकी जानकारी के लिए कई चीजों की नहीं होगी आपको। ये गांव के गरीब लोगों के खिलाफ और कॉरपोरेट सेक्टर की मदद के लिए सरकार है। 74,000 करोड़ रुपए हीरा और सोने के व्यापारियों का कर माफ किया गया है, और गांव में सिर्फ सारे देश के इरिगेशन के लिए सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अहमदाबाद से व्यापारी इस देश के नागरिक नहीं है, उनको अपना जीवन जीने का अधिकार नहीं है, उनको अपने बच्चों का पेट पालने का अधिकार नहीं है। व्यापारियों को क्या है? अंजना जी है। और सुनो ना अंजना जी, क्यों नहीं है? उनका 3 लाख किसानों ने आत्महत्या की है, क्या उनको मरने का अधिकार है? व्यापारियों की बात मरने का अधिकार, व्यापारियों का विरोध क्यों? व्यापारियों का विरोध क्यों? वो किसान की बात कर रहे हैं, किसान की बात। इसी पॉइंट पे जो अंजना जी, इसी पॉइंट पे मरने के लिए, इसी पॉइंट पे एक पॉइंट इस पे अनवर साहब भी इस पे बोलना चाह रहे हैं। अनवर साहब, आ रही लाइन से। आपने जो शुरू में कहा
अंजना जी, अनवर साहब बोले। हाँ, अनवर साहब, आज देशवासी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जैसा आपने कहा कि अच्छे दिन का इंतजार कर रहे हैं लोग, हाँ, और सही मानों में लोगों ने बड़ी उम्मीद और आशा के साथ भारतीय जनता पार्टी को अपना सत्ता सौंपा था। हाँ, मैं अपनी बात नहीं करना चाहता हूँ। खुद चूंकि विजय गोयल जी यहाँ मौजूद है, वो नाराज होंगे कि आप तो विपक्ष में है, इसलिए आप तो आरोप लगाएंगे ही। मैं अरुण सूरी जी की बात करता हूँ, मैं बाबा रामदेव की बात करता हूँ, मैं उनके तो बाबा रामदेव आपको कब से अच्छे लग रहे हैं? नहीं, हमें अच्छे नहीं लग रहे। हाँ। मैंने उनका नाम इसलिए लिया हाँ। कि सबसे बड़े समर्थक थे वो इस सरकार के, लेकिन उनका भी बयान आ गया और उन्होंने भी कहा है कि जिस सरकार में जो मंत्री हैं वो अहंकारी हैं, वो घमंडी हैं और उनका कार्य सही नहीं है। तो ये बात उन्होंने कहा है। और उसी तरह से अरुण सूरी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के कैबिनेट में, जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि ये सरकार दिशा विहीन है और ये सरकार 2.5 लोग चला रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री हैं, अरुण जेटली हैं और अमित शाह हैं। बाकी जितने भी मंत्री हैं वो बेचारे होकर रह गए हैं। 2 गंभीर आरोप लगाए हैं केसी त्यागी जी ने। मैं चाहती हूँ कि सबका जवाब एक ही बात दीजिएगा। गोयल साहब, बीच बीच में फिर आऊंगी, फिर अनफेयर हो जाएगा। हुड्डा साहब, मैं 2 और लगा दूं? नहीं, मैं आऊंगी आपके पास भी। नहीं तो आप सीक्वेंस से ले रहे हैं सर, इधर से भी 1 2 3 आप वहाँ पहुँच गए। आप सबसे पहले ऐसे तो मत करिए। पहले आए थे भारती जी। भाई माना कि हम छोटी पार्टी के नेता हैं, भारती जी आम आदमी हैं, इतना बेइज्जती मत करिए। कार्ड खेलते रहिए आप, यही कार्ड खेलते रहिए। आदमी हो गए अंजना जी, मैं रख दूं अपनी बात। आऊंगी इसके बाद, फौरन आऊंगी सर, फौरन आऊंगी भारती सर। अगर सोमनाथ जी पहले बोलना चाहे, मेरे को आपत्ति नहीं है। छोटा सा बोलिए, मैं तो उनकी बोल रहा था। देखिए अंजना जी, किसी भी सरकार की अगर वाकई में हम 1 साल का आकलन करने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो तथ्यों के आधार पे, जैसे मैंने कहा, एक बात को, क्योंकि जब मैंने पहले कृषि क्षेत्र की बात उठाई थी तो गोयल साहब ने कहा कि कृषि क्षेत्र में बहुत कुछ हुआ है, हमने बहुत सा मुआवजा दिया है। लोग जानते हैं कि पिछला वर्ष किसान जानता है कि पिछला वर्ष उसके लिए कितना खराब रहा है। पहले तो सारी फसलों के भाव पिटे, धान पिटा, कपास पिटा, पॉपुलर के दाम, गेहूं के दाम, सरसों के दाम, ज्वार के दाम, आप बताओ कौन सी फसल का भाव आपने दिया? 10 साल के बाद, मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं, 10 साल के बाद पहली बार फसलों के भाव गिरे। उसके बाद यूरिया का क्राइसिस, पहली बार देश के अंदर यूरिया का क्राइसिस आया, पहली बार ब्लैक में। मैं पूरी बात मेरे को करने दो। कृषि विकास दर जो इससे पहले 10 वर्ष तक औसतन 3.8% था। मैं वही कह रहा हूँ, तथ्यों के आधार पे आप देखिए, वो गिर के 1.1% आ गया। ये इससे ज्यादा हम सब के लिए शर्मसार होने की बात नहीं है कि देश की राजधानी दिल्ली के दिल में किसान आके पेड़ों पे चढ़े, अपने हाथ पे फंदा ले लिए। पूरे देश में इनके मंत्री ने बताया राज्यसभा में कि आत्महत्या का दर, राज्यसभा में इनके मंत्री ने बताया कि इस वर्ष आत्महत्या का दर 36% में इजाफा हुआ है, जंप हुआ है। तो ये बातें संजीदगी से लेने की हैं। इन्होंने कहा, उसी के बाद उसके साथ बहुत से नौजवानों में एक सवाल मैं इनसे पूछ लूं, एक और बात है, बहुत से नौजवानों में एक और आखिर में एक पॉइंट नौजवानों के लिए रखना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि भाई मेक इन इंडिया इन्होंने शुरू किया, कहा स्किल डेवलपमेंट शुरू किया और वायदा किया कि हम पूरे आने वाले जो है हर वर्ष प्लीज बात पूरी करने दीजिए साहब। चलिए मोदी जी ने कहा, और इन्होंने कहा कि हम आने वाले 5 वर्ष के अंदर 2.5 करोड़ रोजगार अपनी अर्थव्यवस्था के अंदर नए रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। और इन्हीं का लेबर का जो कमीशन की रिपोर्ट आई है पिछले क्वार्टर की, वो ये बता रही है कि इस लास्ट क्वार्टर में केवल 1.25 लाख जॉब आपने 2.5 करोड़ का वायदा किया था। आपको ये बताना चाहिए कि 1 साल हो गया, 2.5 करोड़ का आपने वायदा किया था, यानी कि हर साल 50 लाख आपको रोजगार के अवसर इन नौजवानों के लिए उपलब्ध कराने थे। आपकी जवाबदेही बनती है कि आप बताओ इस साल में कितने रोजगार के अवसर देश के अंदर नहीं बने?
यूपीए 1 और यूपीए 2 के वादों पर तो हम जाएंगे नहीं, बड़ा वक्त जाया होगा। नहीं जाएंगे, आप सवाल पूछिए, मैं जवाब सवाल देने मेरा को आपसे तैयार बहुत हूं। सीधा, और वो ये है कि नरेंद्र मोदी को इतना प्रचंड जनादेश अगर मिला तो उसकी बड़ी वजह थी कि विकल्प के रूप में कोई विपक्ष दिख ही नहीं रहा था। राहुल गांधी पर क्या भरोसा करेगा देश, ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका सामना कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए। अंजना जी, मैं सर वो एक लाइन का जवाब दे दे, फिर आपके पास आ जाए। देखिए, सही बात है, हाँ सुनिए साहब प्लीज। सही बात है कि जो जनादेश मिला उसमें हम ये कहें कि केवल जो बड़े बड़े शब्द जाल भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की तरफ से आए उसकी वजह से जनादेश मिला, वो सही नहीं है। हाँ। कहीं ना कहीं हम भी अपनी बात सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, ठीक है, वो कमियां रही। और वही हमने जो पिछला ये जनादेश के बाद आत्ममंथन, जो भी अगर पार्टी में ये प्रजातंत्र है, कोई हमेशा जीतता नहीं, कोई हमेशा हारता नहीं, हम हारे हैं और हमने आत्ममंथन किया और उस आत्ममंथन का निचोड़ लेके हम चलने का प्रयास करेंगे। जो आपने जैसे कहा तो जनादेश मगर जिन लोगों को मिला है काम अभी इनको करना है और इनसे जवाबदेही जिम्मेदार विपक्ष के तौर पे इनसे जवाबदेही हम जरूर रखेंगे। संक्षिप्त में बोलना पड़ेगा, वक्त की कमी है प्लीज। नहीं, संक्षिप्त में बोलूंगा चूंकि सब बोल चुके हैं। हाँ। ये जितने मित्र यहाँ पे बैठे हैं, हाँ। चाहे वो कोई भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, कहीं का भी हो, एक स्टेटमेंट मोदी जी ने फॉरेन में दिया कि पहले मोदी जी के आने के पहले, उनके आगमन के पहले हम भारतीयों को अपने भारतीय होने पे शर्मिंदा होता था। इससे कौन सहमत है बता दीजिए मुझे, इतनी बड़ी कौन सहमत है बता दीजिए। इतना बड़ा स्टेटमेंट जो कि बुद्ध और महावीर की धरती को उन्होंने गाली दे दी एक स्टेटमेंट में। ठीक है, मतलब मोदी जी ने भारतीयता को इतनी बड़ी भद्दी गाली दी और किसी ने इस सवाल का जवाब उनसे पूछा नहीं। हाँ। दूसरी बात, हाँ। गांधी जी का तालिस्मान, जिनको कि वो फॉरेन में गांधी जी को बड़ी पूजा करते हैं और देश में उनकी बेइज्जती करवाते हैं। गांधी जी ने कहा कि देश तभी विकसित होगा जब सबसे गरीब आदमी, लास्ट मैन इन द क्यू, वो उसको बिलीव हो कि सरकार हमारे लिए काम कर रही है। ठीक है। देश का किसान, देश का मजदूर आज क्या ठगा महसूस कर रहा है। ठीक है, ये कॉर्पोरेट की सरकार और जिस भाई ने कहा था बिजनेसमैन, भाई साहब क्रोनी कैपिटलिस्ट, बहुत सारे आरोप लगे हैं। क्रोनी कैपिटलिस्ट की सरकार है ये। आरोप नंबर 1, बिजनेसमैन ठीक है, क्रोनी कैपिटलिस्ट उसकी सरकार है ये। अहंकार जिसका जिक्र किया तारिक अनवर साहब ने कि क्या अहंकार आ गया है। दूसरा सवाल जो उन्होंने किया, क्या 2.5-3 लोग चला रहे हैं पार्टी को। हुड्डा साहब ने कहा कि नौकरियों का वादा कहां पर ठहर गया है, और विदेश में जाकर क्या भारत के बारे में ऐसा कहना सही था। तो हम मौजूद हैं सेंट्रल पार्क पे और यहाँ पर हम सवाल जवाब का सिलसिला आगे लिए चलते हैं। विजय गोयल जी से बहुत सारे सवाल हैं, उन सबके जवाब और 2 सवाल उसमें और जोड़ देती हूँ जल्दी से। गोयल जी, अरे पूछिए, सवाल पूछिए साहब। आप तो घर वाले जैसे आवाज देने बिल्कुल, जैसा कि आप लोगों ने ये देखने को मिल रहा है, इंडियन स्टेट का जो सेक्युलर मॉडल है काफी हद तक इरोड हो चुका है। जो पूछने वाली बात है वो ये है कि आरएसएस, बीजेपी एक स्टेट फंक्शनरी के रूप में काम कर रहा है और आरएसएस एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए या वॉलंटियर एसोसिएशन कह लीजिए, लेकिन दोनों के दोनों समझ में आ गया। ठीक है, अगला सवाल, इन सबके जवाब दीजिएगा सर, ये महत्वपूर्ण सवाल है। मैम, मेरा सवाल गोयल जी से है कि आपकी सरकार को मैंने आज कुल 1 साल हो गया है, तो फिर आपने ऐसे कौन से बड़े कदम उठाए महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। ठीक है, जवाब दीजिए विजय गोयल साहब, सभी के सवालों का जवाब। गोयल साहब वहाँ पे भी मंच पे जो पूछेगा और यहाँ पे पूछेगा। मैं सब सवालों का जवाब देता हूँ, क्योंकि मोदी का सिपाही एक है और ये 4 विपक्ष के नेता हैं जो मेरे के ऊपर आरोप जड़ रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी के बारे में आपके, जब मैं आ रहा, अंजना जी, जब मैं आ रहा था तो किसी ने मुझे ये कहा, गोयल साहब आप कहना 5 साल केजरीवाल, दिल्ली का होगा बुरा हाल। और आप समझिए, कांग्रेस के बारे में किसी ने कहा, कांग्रेस के बारे में किसी ने कहा कि तुमने गड्ढे किए हैं इतने जमाने में, समय तो लगेगा उनको भर पाने में। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अहंकार मोदी जी में नहीं है। मोदी जी पूरी देश की जनता के पास गए थे इस बात को लेकर कि देश के अंदर जवाब दीजिए जिस तरीके का 2G, कोयला जी, स्पेक्ट्रम जी, ये सब जो घोटाले हो रहे थे जिसके कारण देश बदनाम हो रहा था, उस भ्रष्टाचार से निजात दिलाई किसी ने, तो वो हमारे श्री नरेंद्र मोदी ने दिलाई है, जिससे देश का मान ऊपर हुआ है। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, मोदी जी को अहंकार नहीं है, मोदी जी देश की जनता को प्यार करते हैं और इसीलिए सबसे राय करके वो काम करते हैं। और तीसरा, हमने ये कहा है कि जो लोग आरएसएस और बीजेपी की बात करते हैं, जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, मोदी जी ने कहा है सबका साथ
सबका विकास, हम सबको लेकर साथ के अंदर चल रहे हैं। चलिए, अब जनता आपके जवाब से सहमत होती है या नहीं, लेकिन वक्त की कमी है, जो इन्होंने हमें जितनी नौकरियां कार्यक्रम करना पड़ेगा, उससे ज्यादा नौकरी करना पड़ेगा। हमारी एनडीए की वक्त सरकार, की कमी है। मोदी की सरकार दे रही है, हर रोज दे रही है। वक्त की कमी है, लेकिन इसी के साथ आप पहले आप ज्यादातर लोगों के सवाल नहीं हो पाए मुझे पता है, लेकिन फिर भी तालियों से अंत कीजिए इस कार्यक्रम का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।